मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट मुझे यहां लाएगा। अपने झील के घर में आधी रात को खड़ा होकर अपनी बेटी को एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ शैंपेन का टोस्ट करते हुए देख रहा हूं, जबकि मेरी पत्नी बिस्तर में अकेले रो रही थी। लेकिन 32 सालों तक ठंडबे में अग्निशामक प्रमुख रहने के बाद यही मेरी कहानी बन गई। वह अंतर्दृष्टि जो आपको धुएं के अलार्म को 2 बार चेक करवाती है, वह जो आपको घर आने के लिए मजबूर करती है जब कुछ गलत लगता है। यह दीपावली का सप्ताह होना था। मार्गरेट और मैंने मिलकर अपनी जिंदगी बनाई थी। उसने 28 साल तक दूसरी कक्षा पढ़ाई, जबकि मैंने खुद को एक नए अग्निशामक से प्रमुख तक पहुंचाने के लिए मेहनत की। जब मैंने पिछले वसंत में 60 की उम्र में रिटायरमेंट ली, तो हमें लगा कि हमने अपनी शांति हासिल कर ली है। झील का घर जब हमने 25 साल पहले खरीदा था, तब यह बहुत अच्छा नहीं था। बस एक पुराना कुटिया था सुपीरियर झील के किनारे। लेकिन मैंने इसे अपने हाथों से फिर से बना दिया था। हर डेकबोर्ड, हर खिड़की का फ्रेम, मार्गरेट ने बगीचा लगाया, हर रंग का चयन किया। यह वह जगह सपोज थी जहां हमारे पोते पोतियां मछली पकड़ना सीखेंगे, जहां हम पानी के ऊपर सूरज डूबते हुए देखेंगे। मैंने मंगलवार की शाम ठंडरबे से गाड़ी चलाई, दीपावली से 3 दिन पहले। विभाग ने अचानक मेरी रिटायरमेंट पार्टी रद्द कर दी थी। कोई बजट मीटिंग जो स्थगित नहीं हो सकती थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं हमेशा से ध्यान का केंद्र बनना नहीं चाहता था। मार्गरेट ने सोमवार को हमारी बेटी जेसिका और उसके पति मार्कस के साथ आकर दीपावली की तैयारियां की थीं। हमारा बेटा टाइलर गुरुवार को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आने वाला था। गाड़ी चलाने में नवंबर की अंधेरी रात में लगभग 3 घंटे लगे। मैंने मार्गरेट को 2 बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह असामान्य नहीं था। वहां सेल सेवा कभी कभी ठीक से काम नहीं करती थी, लेकिन कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। इसे 32 सालों के धुएं के पैटर्न पढ़ने और यह जानने का नाम दें कि कब स्थिति भड़कने वाली है। मैंने सुबह 10:30 बजे ग्रेवल ड्राइव वे में गाड़ी लगाई। घर रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे कोई दिवाली का दीप जल रहा हो। अजीब था। मार्गरेट आमतौर पर 9 बजे सो जाती थी। मैंने अपनी रात का बागेज ट्रक से निकाला और सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरी बूटें बर्फ से ढके ग्रेवल पर छटक रही थीं। तभी मैंने सुनी हंसी, जोर से जश्न मनाने वाली हंसी जो पीछे के डेक से आ रही थी, और उसके नीचे किसी के रोने की हल्की आवाज। मैंने सामने के दरवाजे से प्रवेश नहीं किया। अग्निशामक प्रमुखों ने विभिन्न कोणों से स्थिति का आकलन करना सीखा है। मैंने घर के एक ओर से चलना शुरू किया, छायाओं में रहते हुए। डेक पीछे की ओर झील की ओर फैला हुआ था। 3 आकृतियां वहां खड़ी थीं, पोर्च की रोशनी में सिलुएटेड। जेसिका 32, उसके काले बालों में रोशनी थी। मार्कस, उसका पति, 4 साल का, लंबा और शैंपेन के गिलास के साथ हाथ हिलाते हुए। और एक आदमी जिसे मैं नहीं पहचानता था, बड़ा, महंगे सूट में, भले ही रात का समय हो। नए सुपीरियर रिसोर्ट और स्पा के लिए। मार्कस की आवाज ठंडी नवंबर की हवा में गूंज उठी। यह जगह हमें एक भाग्य बनाएगी। प्राइम वाटरफ्रंट प्रॉपर्टी, इसे आप नहीं हरा सकते। आपके माता पिता सच में कोई समस्या नहीं होंगे। वह अज्ञात व्यक्ति संदेह में लग रहा था। मेरे पिता सिसाट के हैं, जेसिका ने कहा, और मैंने उसकी आवाज में कुछ सुना जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ठंडापन। वे दोनों संकेत दिखा रहे हैं। मां ने पिछले महीने उपयोगिताओं का बिल नहीं भरा। पिताजी अपॉइंटमेंट्स भूल जाते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। मेमोरी क्लिनिक की अपॉइंटमेंट शुक्रवार के लिए तय है। मेरी नसों में बर्फ दौड़ गई। मेमोरी क्लिनिक? वह किस बारे में बात कर रही थी? और कानूनी दस्तावेज? अज्ञात ने पूछा। पहले से ही, मार्कस ने सहजता से कहा, स्वास्थ्य और वित्त के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी। एक बार जब संज्ञानात्मक आकलन में कमी प्रदर्शित होती है, तो यह केवल एक औपचारिकता है। हम उनके कानूनी अभिभावक बन जाते हैं। वे ठंडरबे में उस अच्छी सहायक जीवन सुविधा में चले जाएंगे। हम संपत्ति विकसित करेंगे। सभी को लाभ होगा, सिवाय उनके, अज्ञात ने कहा। वे कुछ वर्षों में अंतर भी नहीं जानेंगे, जेसिका ने कहा और एक घूंट लिया। यह उनके अपने भले के लिए है। उनकी उम्र में उन्हें यहां अकेले नहीं रहना चाहिए। मैंने जलती हुई इमारतों में प्रवेश किया है,
मैंने कार दुर्घटनाओं से लोगों को बाहर निकाला है। मैंने मरते हुए सहयोगियों का हाथ थामा है, लेकिन इन शब्दों को अपनी खुद की बेटी के मुंह से सुनने के लिए कुछ भी मुझे तैयार नहीं कर सका। मैं डेक पर कदम रखा। उनकी उम्र, मैं 60 का हूं। जेसिका, वह 90 नहीं है। तीनों ने एक साथ घूम कर देखा। शैंपेन के गिलास हवा में रुक गए। जेसिका का चेहरा सफेद हो गया। पिताजी, हम आपके गुरुवार तक आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। स्पष्ट था, मैंने उन सभी को बारी बारी से देखा। क्या कोई मुझे यह समझा सकता है कि मैंने अभी क्या सुना? मार्कस पहले ही संभल गया। वह हमेशा ऐसा करता था। 4 साल पहले जब जेसिका ने उसे घर लाया, मैंने अपनी पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। पूर्व बिक्री कार्यकारी, चिकनी बातें करने वाला, बड़े सपने। उसने 3 व्यवसाय शुरू किए। उनमें से सभी में असफल रहा, लेकिन जेसिका उसे पसंद करती थी और मैंने अपनी चिंताओं को अपने पास ही रखा। अब मुझे उस निर्णय पर पछतावा हो रहा था। बॉब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मार्कस ने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उसे नहीं लिया। हम बस संपत्ति के लिए कुछ विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे। निवेश के अवसर। मेरी संपत्ति के विकल्प? मैंने कहा, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया जब आप अभी भी डायपर में थे। पिताजी, कृपया। जेसिका ने अपना गिलास नीचे रखा। हमें बात करनी है, मां ठीक नहीं है। सच में? क्योंकि मैंने अभी सुना कि आप कह रही हैं कि उसे उसके घर से बाहर निकाला जाना चाहिए। उससे उपयोगिताओं का बिल नहीं याद रहा। जेसिका की आवाज ऊंची हो गई। बिजली लगभग बंद हो गई थी। अगर यह सर्दी में हो जाता। मैंने 3 हफ्ते पहले ऑनलाइन उपयोगिताओं का बिल भरा था, जैसा मैं हमेशा करता हूं। मैंने अपनी आवाज को संतुलित रखा। 32 वर्षों का अनुभव है मुझे। कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। फिर से कोशिश करो। अज्ञात ने अपने गले को साफ किया। शायद मुझे जाना चाहिए। नहीं। मैंने उसकी ओर मुड़कर पूछा, आप कौन हैं? डोनाल्ड ब्रीनेज, उसने कहा। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में हूं। उसने थोड़ी असहजता दिखाई। देखिए, मुझे नहीं पता था कि यह क्या है। मैं आपके पारिवारिक चर्चा को छोड़ता हूं। वह जल्दी में चला गया, लगभग दौड़ते हुए अपनी कार की ओर। मैंने इंजन की आवाज सुनी और पेड़ों के बीच से हेडलाइट्स की रोशनी देखी। मार्कस का जबड़ा तना हुआ था। आप अनुचित बर्ताव कर रहे हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद अपने घर से बाहर निकालने के लिए? मैंने कहा। आप 60 साल के हैं, बॉब। आप इस तरह के घर को और कितनी देर तक रख सकते हैं? अकेले सर्दियों का ही सोचिए। मैंने धीरे से कहा, मैं 6 महीने पहले जलती हुई इमारतों से लोगों को निकाल रहा था। मुझे लगता है मैं फर्नेस का फिल्टर बदलने में सक्षम हूं। यह सिर्फ घर की बात नहीं है। जेसिका की आंखें लाल थीं और एक पल के लिए मैंने अपनी छोटी लड़की को फिर से देखा। फिर उसने पलक झपकाई और अजनबी फिर से आ गया। ये मां है, वह उलझन में है। भूलने की बीमारी है। पिछले हफ्ते उन्हें यह भी याद नहीं था कि कौन सा दिन है। यह शनिवार था। उन्हें बिल्कुल पता था कि कौन सा दिन है। उन्होंने इस पर मजाक भी किया। वह इनकार कर रही हैं। और आप भी। मार्कस ने और करीब आकर कहा। मैंने पीछे नहीं हटे। हम महीनों से संकेत देख रहे हैं। बिलों में धुंध, उलझन, याददाश्त की समस्याएं। हमने पहले ही एक संज्ञानात्मक मूल्यांकन तय किया है। इसे रद्द कर दो। हम नहीं कर सकते। हम नहीं करेंगे। मार्कस की आवाज कठोर हो गई। आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन हम देख सकते हैं। और जब वह मूल्यांकन वापस आएगा और जो हम जानते हैं वह दिखाएगा, तब हमारे पास आपके और आपकी मां के लिए निर्णय लेने का कानूनी अधिकार होगा, आपकी सुरक्षा के लिए। तभी मैंने फिर से सुना। रोने की आवाज अब तेज हो गई थी। अंदर से आ रही थी। मैंने उन्हें पार करते हुए अंदर चला गया। मास्टर बेडरूम हॉल के अंत में था। दरवाजा बंद था। नीचे से रोशनी आ रही थी। मार्गरेट। कोई उत्तर नहीं, सिर्फ रोना। मैंने दरवाजा खोला। मेरी पत्नी बिस्तर के किनारे बैठी थी, अभी भी पहले वाली कपड़ों में। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। जब उसने मेरी ओर देखा तो मैंने उसके चेहरे पर डर देखा। बॉब, आप यहां हैं? आप यहां क्यों हैं? पार्टी रद्द हो गई। क्या हुआ प्रिया? आप क्यों रो रही हैं? वह अस्थिर होकर खड़ी हुई और मैं तुरंत उसकी ओर बढ़ा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है।
जेसिका ने मुझे कुछ कागज पर साइन करने को कहा। पावर ऑन अटॉर्नी, उसने कहा, हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन मैंने उन्हें पढ़ा और वे नहीं हैं। वे नहीं हैं क्या? वह सब कुछ पर नियंत्रण चाहती है। घर, हमारे खाते, हमारे चिकित्सा निर्णय। और जब मैंने नहीं कहा तो वह गुस्सा हो गई। उसने कहा, मैं अब समझने के काबिल नहीं हूं कि मैं अपना दिमाग खो रही हूं। आप कुछ भी नहीं खो रही हैं, आपको कैसे पता? उसकी आवाज टूट गई। क्या होगा अगर मैं खो रही हूं? क्या होगा अगर वह सही है? मैंने पिछले हफ्ते यह भी भूल गई कि कौन सा दिन था, और कल मैं अपनी कार की चाबी कहां रखी यह भी नहीं याद कर सकी। आपने शनिवार के बारे में मजाक किया था और आपकी कार की चाबियां को आपके कोट की जेब में थीं, जहां आप हमेशा रखती हैं। मैंने उसके कंधों को पकड़ लिया। मार्गरेट, मेरी आंखों में देखो, आप में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो जेसिका ये बातें क्यों कहेगी? यही तो सवाल था, है ना? मैंने मार्गरेट को फिर से बैठने में मदद की, फिर बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे बंद कर दिया। मैं लिविंग रूम में जा रहा था। वहां आवाजें थीं, गुस्से में। यहां रहो किक, मैंने मार्गरेट से कहा, मुझे कुछ संभालना है। जब मैं लिविंग रूम में वापस आया, जेसिका और मार्कस एक साथ खड़े थे, फुसफुसाते हुए। उन्होंने मुझे देखते ही अलग हो गए। वह कुछ भी साइन नहीं कर रही है, मैंने कहा। पापा, आप सही तरीके से सोच नहीं रही छे। मैं पूरी तरह से स्पष्टता के साथ सोच रही छूं, हफ्तों में इससे ज्यादा स्पष्टता से। मैंने अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया, जिसे मैंने ठंडर बे से रिटायरमेंट के बाद लाया था। मुझे अनुमान लगाने दो। मार्कस को वित्तीय समस्याएं हैं, शायद जुए की, जो संकेत मैं देख रहा हूं। आप हताश हैं। आपने इस संपत्ति को देखा और डॉलर के संकेत देखे, तो आपने हमें अयोग्य घोषित करने की योजना बनाई, हमारे संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए और सब कुछ हमें नीचे से बेचने के लिए। मार्कस का चेहरा लाल हो गया। यह बेतुका है। क्या यह बेतुका है? क्योंकि मैंने अभी आपको ठीक इसी योजना के बारे में बातें करते सुना है। सुपीरियर झील रिसॉर्ट और स्पा। अच्छा टच। हम आपको खुद से बचाना चाहते हैं। जेसिका की आवाज अब तेज थी। आप यहां जीने के लिए बहुत बड़े हैं, अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए बहुत बड़े हैं, और अगर आप इसे नहीं देख सकते तो शायद यह मूल्यांकन वही है जो आपको चाहिए। मैंने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया, एक आखिरी उम्मीद कि यह सब एक गलतफहमी थी। बाहर निकलो। क्या? मेरे घर से बाहर निकलो आप दोनों, अभी। मार्कस हंस पड़ा, वास्तव में हंस पड़ा। हम कहीं नहीं जा रहे कहीं हैं। वास्तव में हदम, हमारे पास आपको साइन करने के लिए कुछ दस्तावेज हैं। संपत्ति का परिवार ट्रस्ट में हस्तांतरण, स्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब आपके उम्र के लिए मानक चीजें हैं। मैं 60 साल का हूं मार्कस, पागल नहीं। यह डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं कहती है। उसने अपनी जैकेट से एक फोल्डर निकाला। याददाश्त की समस्याएं, उलझन, अनुचित निर्णय लेना, ये सब प्रारंभिक संज्ञानात्मक गिरावट के संकेत हैं। हमने सब कुछ दस्तावेजित किया है। कौन सा डॉक्टर? मैंने किसी डॉक्टर को नहीं देखा। रेयान चेन, बुजुर्ग देखभाल विशेषज्ञ। हमने पिछले महीने आपके गिरावट के बारे में उनसे परामर्श किया। मैंने धीरे धीरे खड़ा हुआ। मुझे वह दिखाओ। उसने आत्मविश्वास से मुझे वह सौंप दिया। मैंने उसे पढ़ा। पेशेवर लेटरहेड, विस्तृत अवलोकन, तात्कालिक कार्रवाई की सिफारिशें। बातचीत चल रही थी। यह सब एकदम सही लग रहा था, लेकिन एक चीज थी जो गड़बड़ थी। यह दस्तावेज 15 अक्टूबर का था। मैं 10 से 20 अक्टूबर तक टाइलर के साथ मछली पकड़ने गया था। मैं तो इस प्रदेश में भी नहीं था। फिर से कोशिश करो। मार्कस का चेहरा एक पल के लिए सन्नाटा में खो गया। बस इतना ही कि मैंने देखा कि मैंने उसके दिल की बात छू ली। शायद टाइपो है, उसने शांति से कहा। यह तो धोखा है। मैंने फोल्डर को नीचे रखा। तुम्हारा आखिरी मौका है, अभी जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। किस आधार पर? चोरी का प्रयास, धोखाधड़ी, बुजुर्गों का शोषण, कोई भी चुन लो। जेसिका का चेहरा मुरझा गया। पापा, कृपया, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हम मदद करना चाहते हैं। मार्कस और मैं, हम मुसीबत में हैं, असली मुसीबत। उसे पैसे देने हैं, बहुत सारे पैसे, और ये लोग, ये अच्छे लोग नहीं हैं।
हमने सोचा कि अगर हम संपत्ति को विकसित कर लें, जल्दी से बेच दें, तो हम उन्हें चुका सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। किसी को चोट नहीं पहुंचानी पड़ेगी। यही सच था। तो तुम अपनी मां का घर चुराने जा रहे थे? मैंने धीरे से कहा, वह घर जिसे हमने मिलकर बनाया, वह जगह जहां तुमने तैरना सीखा, जहां तुम्हारे बच्चे मछली पकड़ना सीखने वाले थे। तुम अपनी मां को नशा देने, दस्तावेजों में धोखा करने और यह सब बेचकर अपने पति के जुए के कर्ज चुकाने जा रहे थे। हम किसी को नशा देने नहीं जा रहे थे। मैंने मार्गरेट की आवाज सुनी। वह मुश्किल से होश में थी। तुमने उसे क्या दिया? मार्कस ने अपना वजन बदला। बस कुछ ऐसा जिससे उसे आराम मिले। वह कागजों को लेकर घबरा रही थी और यही था पुष्टि। मैंने अपना फोन निकाला। तुम क्या कर रहे हो? जेसिका ने पूछा। अपने बेटे को बुला रहा हूं। टाइलर गुरुवार तक नहीं आएगा। अब आ रहा है। मैंने डायल किया। टाइलर ने दूसरी रिंग पर उठाया। टाइलर, मुझे अभी झील के घर पर तुम्हारी जरूरत है और अपना लैपटॉप लाना। पापा, लगभग 11 बज रहे हैं। क्या हो रहा है? तुम्हारी बहन और उसका पति घर चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक पल रुका, फिर बोला, मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूं। उन्हें कुछ भी छूने मत देना। मैंने फोन काट दिया। जेसिका अब रो रही थी, सच में रो रही थी, और एक पल के लिए मैं लगभग नरम पड़ गया। लगभग। टाइलर सबूत ला रहा है, मैंने कहा। तुम लोगों ने जो कुछ किया है उसका, और फिर हम पुलिस के पास जा रहे हैं। कोई सबूत नहीं है, मार्कस ने कहा, लेकिन उसकी आवाज डगमगा गई। क्या तुम इसके बारे में सुनिश्चित हो? क्योंकि टाइलर तुम दोनों के बारे में महीनों से चिंतित है। उसने चुपचाप कुछ जांच पड़ताल की है। यह एक ब्लफ था। लेकिन मैंने मार्कस के चेहरे को देखा और देखा कि यह उसके दिल पर लगा। वह पीला पड़ गया। पापा, कृपया, जेसिका ने विनती की। अगर हम ये पैसा वापस नहीं करते तो वे मार्कस को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने पहले ही धमकियां दी हैं। उसके व्यापारिक साथी के साथ कुछ हुआ था। हम डरे हुए हैं। तब तुम पुलिस के पास जाओ। तुम अपने माता पिता से चोरी नहीं कर सकते। हमने कोशिश की। उन्होंने बिना धमकियों के सबूत के कहा, उनके पास कुछ नहीं कर सकते, और मार्कस का साथी बात नहीं करेगा। वह बहुत डरा हुआ है। मैंने अपनी बेटी को देखा, वास्तव में उसे देखा। वह कब यह व्यक्ति बन गई? कब डेस्परेशन ने उसे अपनी मां को नशा देने वाला बना दिया? तुम्हें कितना कर्ज है? मैंने पूछा। $200,000, मार्कस ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं फिर से बैठ गया। क्या? मैंने एक प्रणाली के बारे में बताया। यह काम करने वाला था। यह कुछ समय के लिए काम किया, फिर नहीं किया, और मैं इसे वापस जीतने की कोशिश करता रहा। जिनसे मैंने उधार लिया वे धैर्य रखने वाले नहीं हैं। तो तुमने अपने समस्या का समाधान अपने पत्नी के माता पिता को नष्ट करने में किया। हम तुम्हें एक अच्छे वृद्धाश्रम में डालने वाले थे, उन सामुदायिक सुविधाओं में जहां गतिविधियां और चिकित्सा स्टाफ होते हैं, और बिना हमसे पूछे, बिना हमारी सहमति के, तुम हमें अयोग्य घोषित करने वाले थे और हमें बंद कर देते ताकि तुम सब कुछ चुरा सको जो हमने मेहनत से कमाया है। मार्गरेट दरवाजे पर आई, फिर सहारे के लिए चौखट को पकड़ लिया। जेसिका, बताओ कि वह क्या गलत है। बताओ कि तुम ऐसा हमें नहीं करोगी। जेसिका अपनी मां की आंखों से मिल नहीं सकी। ओह बेबी, मार्गरेट ने फुसफुसाया, और मैंने उसकी टूटन को सुना। अगले 2 घंटे बहुत ही धीरे धीरे बीते। मैंने कॉफी बनाई, मजबूत और काली। मार्गरेट रसोई की मेज पर बैठी, चुपचाप आंसू गिराते हुए। जेसिका और मार्कस सोफे पर सिमटे हुए फुसफुसाते रहे। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, उन्हें देखते हुए। मेरा फोन मेरे पास था। मार्कस ने एक बार जाने की कोशिश की। मैंने दरवाजा रोक दिया। हम कैद में नहीं हैं, उसने कहा। तुम मेहमान भी नहीं हो। तुम टाइलर के आने तक यहां रहोगे, और फिर क्या? तुम हमें गिरफ्तार करवा दोगे? जेसिका तुम्हारी बेटी है। जेसिका ने अपनी मां को नशा दिया और हमारे घर को चुराने की कोशिश की। ये चीजें बदलती हैं। रात 1:05 बजे की हेडलाइट्स खिड़कियों से गुजरी। टाइलर तूफान की तरह दरवाजे से अंदर आया, उसकी पत्नी सारा उसके पीछे। पापा, उसने मुझे मजबूती से गले लगाया। क्या तुम ठीक हो? मां ठीक है, हम इसे संभाल रहे हैं। मैंने सोफे की ओर इशारा किया। वे अभी भी यहां हैं।
टायलर ने अपनी बहन को देखा। उनके बीच कुछ गुजरा, कुछ ठंडा और अंतिम। जेस, ये क्या है? इससे दूर रहो टायलर। तुम माँ और पापा का घर चुराने से दूर रहो। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने अपना लैपटॉप खोला। मैंने तुम दोनों का 3 महीने से पीछा किया है। जब से मैंने मार्कस की व्यापारिक समस्याओं के बारे में सुना। क्या तुम देखना चाहोगी कि मैंने क्या पाया? मार्कस खड़ा हुआ। तुम्हें कोई अधिकार नहीं था, बैठ जाओ। टायलर की आवाज कांच को चीर सकती थी। कैसीनो के रिकॉर्ड, 18 महीनों में 247,000 डॉलर्स की हानि, जाने माने उधारदाताओं से उधार लिया गया पैसा, तुम्हारे ईमेल में दस्तावेजित धमकियां, परिवार से उधार लेने के 3 पहले के प्रयास, सभी अस्वीकृत। और यह उसने लैपटॉप को पलटा दिया। नकली डॉ चेन, जो वास्तव में डॉ रेमंड चेन है, एक चिरोप्रैक्टर। विनिपेग में मैंने एक व्यक्ति को फोन किया जिसने कहा कि उसने तुम दोनों में से किसी के बारे में नहीं सुना और उसे इस बात में बहुत दिलचस्पी है कि कौन उसके पत्र पर धोखाधड़ी कर रहा है। जेसिका ने घायल जानवर की तरह आवाज निकाली। और भी कुछ है? टायलर ने जारी रखा। तुमने जो याददाश्त क्लिनिक मां के लिए बुक किया था वह अस्तित्व में नहीं है। मार्कस ने बताया कि वृद्ध देखभाल के वकील एक अभिनेता है जो टोरंटो से काम करता है और कॉरपोरेट वीडियो उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। मेरे पास उसके संपर्क की जानकारी है और मार्कस के खाते से भुगतान भी किया गया है। मां की भ्रम की घटनाओं की रिपोर्ट। मैंने असली उपयोगिता बिल निकाले हैं, ये 3 साल से समय पर भरे गए हैं, और पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज। मैंने एक असली वकील से उन्हें देखा। ये सिर्फ आक्रामक नहीं है, ये ओंटारियो में अवैध है। कोई भी इन्हें साइन करेगा तो वे अपनी सभी अधिकारों को छोड़ देंगे बिना किसी उपाय के। तुम ये सब कैसे जानते हो? मार्कस ने पूछा। मैं प्रांतीय सरकार के लिए एक डेटाबेस विश्लेषक हूं। मुझे जानकारी खोजने का तरीका पता है। टायलर ने लैपटॉप बंद किया और कहा, मुझे इसे पुलिस के लिए पैक करना भी आता है। हम डेस्परेट थे, जेसिका ने फुसफुसाया। तुम अपराधी हो, टायलर ने पलटकर कहा। फर्क है, अगर मार्कस खतरे में था तो इसे संभालने के लिए दर्जनों कानूनी तरीके थे। तुमने यह चुना। टायलर, कृपया। जेसिका खड़ी हो गई। वो मेरे पति हैं, मैं उनसे प्यार करती हूं। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें कुछ हो। तो तुम मां और पिता को कुछ होने देने जा रही थीं? चुप्पी। वह चुप्पी जो एक घर में फैल जाती है जब सभी को एहसास होता है कि यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने खड़ा होकर कहा, मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। रुकें। मार्कस ने अपना हाथ उठाया। बस रुको। क्या होगा अगर हम अभी चले जाएं? हम गायब हो जाएंगे, कहीं दूर जाएंगे। तुम फिर कभी हमसे नहीं सुनोगे। और जिन लोगों के तुम पर कर्ज हैं, मैंने पूछा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। वे तुम्हें ढूंढेंगे, तब मैं इसका सामना करूंगा। बस पुलिस को मत बुलाओ, कृपया। जेसिका अपना रियल एस्टेट लाइसेंस खो देगी, उसका आपराधिक रिकॉर्ड बनेगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसे यह सब सोच लेना चाहिए था पहले, जब उसने मेरी पत्नी को नशा दिया। मार्गरेट ने तब बोला। उसकी आवाज छोटी और टूटी हुई थी। तुम्हें मेरे लिए क्या दिया? जेसिका ने फर्श की ओर देखा। नींद की गोलियां तुम्हारे चाय में मिलाई थीं। तुम कागजों के बारे में इतनी चिंतित थीं। और मार्कस ने कहा, अगर तुम थोड़ी देर सो जाती तो हम मेरे हस्ताक्षर को जाली बना सकते थे। मार्गरेट ने पूरा किया। जब मैं बेहोश थी तब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुमने बस समझदारी से बात की होती। समझदारी? मार्गरेट खड़ी हो गई और मैंने उसकी रीढ़ में वो ताकत देखी जो मैंने घंटों से नहीं देखी थी। समझदारी हमें बात करने के लिए कहने में होती, मदद मांगने में होती, न कि मुझे नशा देकर और हमारा घर चुरा लेने में। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, कुछ भी। लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास करने के लिए भी नहीं पूछा। जेसिका आंसुओं में बह गई, इस बार असली आंसू, न कि खेल खेल में। लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपना फोन उठाया और 911 डायल किया। मुझे एक चोरी के प्रयास और वृद्ध दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करनी है। मार्कस मेरी ओर लपका। टायलर ने उसे रोका, उसे वापस सोफे पर धकेल दिया। सारा ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हिलना मत,
टाइलर ने कहा। सारा के पास अब वीडियो है, तुम्हारा हर काम सबूत है। पुलिस अधिकारी 45 मिनट बाद पहुंची। प्रांतीय पुलिस ने इस क्षेत्र की सेवा की जो निपागोन से आधारित थी। अधिकारी पैट्रिसिया देवो अपनी 40 की उम्र में थीं। बिना बकवास के उन आंखों में सब कुछ देखने का अनुभव था। उसने हम सभी से अलग अलग बयान लिए, टाइलर के सबूतों को देखा, नकली दस्तावेजों की जांच की, अपने पर्यवेक्षक को फोन किया। सुबह 4 बजे मार्कस हथकड़ी में था। श्री चेन, आप धोखाधड़ी, चोरी के प्रयास और नशीला पदार्थ देने के लिए गिरफ्तार हैं। आपको चुप रहने का अधिकार है। जेसिका गिरफ्तार नहीं हुई अभी तक, लेकिन अधिकारी देवो स्पष्ट थीं। आप इस मामले से बाहर नहीं हैं मिस चेन। हम जांच करेंगे। मैं दृढ़ता से सुझाव देती हूं कि आप एक वकील लें। उन्होंने मार्कस को ले जाया। जेसिका हमारे रसोई के टेबल पर अकेली बैठी बर्बाद हो गई। तुमको जाना चाहिए, मार्गरेट ने धीरे से कहा। मां, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत बहुत दुख है। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें फिर भी जाना चाहिए। जेसिका चली गई। हमने उसकी कार की आवाज सुना जब वह नवंबर की अंधेरी रात में चली गई। टाइलर रुका। उसने और सारा ने मेहमान कक्ष को तैयार किया और हम चारों ने सुपीरियर झील पर सूरज उगते हुए देखा। मैंने कभी यह नहीं चाहा, मैंने कहा। मैं बस शांति से बूढ़ा होना चाहता था। मुझे पता है पिता। टाइलर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लेकिन हम इससे बाहर निकलेंगे। हम आपकी बनाई हुई चीजों की रक्षा करेंगे। अगले हफ्ते धुंधले रहे। मार्कस पर धोखाधड़ी, पहचान चोरी, चोरी के प्रयास और मार्गरेट को नशा देने के आरोप लगाए गए। जेसिका पर आरोप नहीं लगा, लेकिन रियल एस्टेट बोर्ड ने जांच शुरू की। उसकी लाइसेंस निलंबित कर दी गई। विनीपेग में नकली डॉ चेन अपने पहचान के दुरुपयोग से नाराज था और अपनी खुद की मुकदमा करने की धमकी दी। टोरंटो में अभिनेता ने पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग किया, इम्यूनिटी के बदले। उसे लगा कि उसे एक कॉरपोरेट प्रशिक्षण वीडियो के लिए काम पर रखा गया है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह धोखाधड़ी में भाग ले रहा है। जिन लोगों को मार्कस ने पैसे उधार लिए थे, वे कभी सामने नहीं आए। टाइलर ने और गहराई से खुदाई की और पाया कि अधिकांश कर्ज एक वैध कैसीनो का है, न कि उधार देने वाले। धमकियां असली थीं, लेकिन वे कानूनी धमकियां थीं। मुकदमे, वेतन की कटौती, दिवालियापन, डरावनी, लेकिन हिंसक नहीं। मार्कस ने जेसिका को नियंत्रित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताया था। शायद यही सबसे बुरा भाग था। जेसिका ने हमसे एक कल्पना के लिए अपने रिश्ते को नष्ट कर दिया। मार्कस ने झूठ बोलकर उसे योजना में शामिल करने का खतरा बताया गया। सुनवाई जनवरी में हुई। मैंने गवाही दी। मार्गरेट ने भी गवाही दी। टाइलर ने अपने सबूत पेश किए। अभियोजक ने पूरी तैयारी की थी और मार्कस का वकील उस विशाल दस्तावेजी सबूतों के सामने नहीं टिक सका जिसने जानबूझकर धोखाधड़ी को साबित किया। मार्कस को 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें कम से कम 3 साल की पैरोल नहीं थी। न्यायाधीश ने सख्त रवैया अपनाते हुए बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता और पारिवारिक भरोसे के विश्वासघात का उल्लेख किया। जेसिका को जेल नहीं भेजा गया, लेकिन उसके लिए परिणाम गंभीर थे। उसने स्थायी रूप से अपनी रियल एस्टेट लाइसेंस खो दी। उसने तलाक के लिए आवेदन किया और अभियोजक के अनुरोध पर एक सार्वजनिक माफी देने की आवश्यकता पड़ी। यह फरवरी में थंडर बे के टाउन हॉल में हुआ, जहां बुजुर्गों के प्रति हिंसा की रोकथाम पर एक सामुदायिक बैठक आयोजित की गई थी। मार्गरेट और मैं पहली पंक्ति में बैठे थे। जेसिका मंच पर कांपती हुई खड़ी थी। मेरा नाम जेसिका हैरिसन चेन है, उसने शुरुआत की, और 6 महीने पहले मैंने अपनी मां को नशा देकर अपने माता पिता के घर को चुराने की कोशिश की ताकि मैं अपने पति के जुए के कर्ज चुका सकूं। कमरे में सन्नाटा था। वहां 100 जोड़ी आंखें उस पर टिकी थीं। मैंने अपने आप से कहा कि मैं उनकी मदद कर रही थी, कि वे बहुत बूढ़े और भ्रमित हैं, कि उन्हें मेरे निर्णय लेने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे उनके घर की जरूरत थी, मुझे उनके पैसे की जरूरत थी, और एक अच्छे इंसान की तरह मदद मांगने के बजाय मैंने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। उसकी आवाज टूट गई। मेरे पिता 60 साल के हैं।
उन्होंने 32 साल तक इस समुदाय में फायर फाइटर और प्रमुख के रूप में सेवा की है। उन्होंने लोगों को जलती हुई इमारतों से निकाला, जिंदगियां बचाईं, और मैंने उन्हें अक्षम समझा। मेरी मां ने 28 साल तक दूसरी कक्षा पढ़ाई। उन्होंने सैकड़ों बच्चों के जीवन को आकार दिया और मैंने उन्हें नशा दिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं जो किया उसे वापस नहीं ले सकती। मैं विश्वासघात को नहीं मिटा सकती। लेकिन मैं यहां खड़ी होकर आपको बता सकती हूं कि बुजुर्गों के प्रति हिंसा केवल अजनबियों के साथ नहीं होती। ये परिवारों में होती है। ये तब होता है जब लोग निराश हो जाते हैं और भयानक विकल्प बनाते हैं, और ये सब कुछ छष्ट कर देता है। उसने हमारी ओर सीधे देखा। मां, पिता, मैं जानती हूं कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते। मैं जानती हूं कि मैंने ऐसा कुछ तोड़ा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि आप जानें कि मैं देखती हूं कि मैंने क्या किया। मैं समझती हूं कि मैंने क्या नष्ट किया, और मैं अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में बिताऊंगी कि मैं उस रात जो थी उससे बेहतर बनूं। उसने मंच से कदम हटाए। वहां कोई ताली नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा, भारी निर्णयात्मक सन्नाटा। हम बाद में उससे बात नहीं कर पाए। हम थंडर बे में अपने अपार्टमेंट वापस गए, वह जगह जहां हम सर्दी के लिए गए थे। झील का घर सर्दियों के लिए तैयार था, वसंत का इंतजार कर रहा था। उस रात मार्गरेट रोई, जेसिका के दर्द के लिए नहीं, बल्कि उस चीज के लिए जो हमने खो दी थी। वह हमारी बेटी थी। मार्गरेट ने फुसफुसाया, हमने इसे आने क्यों नहीं देखा? हमने उस पर भरोसा किया। मैंने कहा, यह असफलता नहीं है, यही तो माता पिता करते हैं। क्या हमें उसे माफ करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं जानती, शायद कभी, लेकिन आज नहीं। टाइलर और सारा हफ्ते में 2 बार खाने पर आते थे। उनके बच्चे, जो 8 और 6 साल के थे, हमारे अपार्टमेंट को शोर और जीवन से भर देते थे। हमने उन्हें ताश खेलना सिखाया, उन्हें कहानियां सुनाई और झील के घर में गर्मियों की योजना बनानी शुरू की। मार्च में जेसिका का एक पत्र आया। मैंने उसे लंबे समय तक पकड़े रखा, उसके वजन को महसूस करते हुए। क्या तुम इसे खोलने नहीं जा रहे? मार्गरेट ने पूछा। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह उस नवंबर की रात के बाद से उम्रदराज हो गई थी, हम दोनों ही, लेकिन वह अभी भी मेरी मार्गरेट थी। वह महिला जिसके साथ मैंने एक जिंदगी बनाई थी। नहीं, मैंने कहा, आज नहीं, शायद कभी नहीं। उस सप्ताहांत टाइलर ने हमें झील के घर वापस ले जाने के लिए गाड़ी चलाई। सुपीरियर झील पर बर्फ टूटने लगी थी। वसंत आ रहा था। हम उस डेक पर गए जिसे मैंने बनाया था, वह डेक जहां मैंने अपनी बेटी को हमारे खिलाफ साजिश करते सुना था। हम बेच सकते हैं, मार्गरेट ने धीरे से कहा। कहीं और नए सिरे से शुरुआत करें? नहीं, मैंने उसे गले से लगा लिया। हमने इसे प्यार और मेहनत और समय से बनाया है। कोई भी यह हमसे नहीं ले सकता, न जेसिका, न मार्कस, कोई नहीं। टाइलर अपने बच्चों के साथ बाहर आया। वे मार्च की ठंडी हवा से बंधे हुए थे, खोजने के लिए उत्सुक। क्या हम समुद्र तट पर जा सकते हैं, दादा? मेरी पोती ने पूछा। हां, तुम जा सकते हो, जहां मैं देख सकूं वहीं रहना। वे हंसते हुए भाग गए। टाइलर हमारे साथ डेक पर रहा। जेसिका मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उसने कहा। वह बात करना चाहती है। यह तुम्हारा चुनाव है, मैंने उसे बताया। वह तुम्हारी बहन है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि क्या करना है। तुम क्या करोगे? मैंने अपने पोते पोतियों को पानी की किनारे पर देखते हुए कहा, सूरज की किरणों को लहरों पर पड़ते हुए। मुझे नहीं पता बेटा, मैं सच में नहीं जानता। शायद कभी मैं उसे माफ कर पाऊं, शायद मैं उसे फिर से अपनी बेटी के रूप में देख पाऊं, न कि उस व्यक्ति के रूप में जिसने हमें नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी अभी मैं बस यही चाहता हूं कि जो मेरे पास है उसका आनंद लूं। यह घर, तुम्हारी मां, तुम और तुम्हारा परिवार, यही काफी है। मार्गरेट मुझ पर झुक गई। हमने जीवित रहे, उसने कहा। हमने किया? क्या हम ठीक रहेंगे? मैंने हमारे पीछे के घर की ओर देखा। बाघ जिसे मार्गरेट मई में लगाएगी, वह डॉग जहां मैं अपने पोते पोतियों को मछली पकड़ाना सिखाऊंगा, वह कमरा जहां हम और सूर्यास्त देखेंगे। हां, मैंने कहा, हम ठीक रहेंगे। दीपावली फिर से आई।
उस नवंबर की रात के लगभग 1 साल बाद टाइलर और सारा और बच्चे सप्ताहांत के लिए आए। हमने टर्की पकाई, मार्गरेट ने सभी पारंपरिक व्यंजन तैयार किए, बच्चों ने कद्दू की पाई बनाने में मदद की और हर जगह आटा फैला दिया। रात के खाने के बाद जब बच्चे बोर्ड गेम खेल रहे थे, टाइलर ने मुझे अपना फोन दिखाया। जेसिका ने यह भेजा था। ये एक फोटो थी। जेसिका पतली थकी हुई एक कैफे में काम करती हुई दिख रही थी। कैप्शन था, 9 महीने सोबर, हफ्ते में 3 बार थेरेपी, अपने चुनावों के परिणामों के साथ जी रही हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। क्या आप जवाब देंगे? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, क्या मुझे देना चाहिए? मार्गरेट आईं और तस्वीर देखी। उनके चेहरे पर कुछ झलका, दर्द, ग्रीफ और शायद, बस शायद, कुछ और का सबसे छोटा संकेत। यह तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच है, उन्होंने कहा। लेकिन टाइलर, जो उसने किया है, उससे अपने रिश्ते को मत जहर लगाओ। उसने भयानक चुनाव किए, उसने हमें गहरा दुख पहुंचाया, लेकिन वह अभी भी तुम्हारी बहन है और शायद कभी वह फिर से कोई ऐसी होगी जिसे हम जान सकें। लेकिन आज नहीं, मैंने कहा। नहीं, मार्गरेट ने मेरा हाथ दबाया। आज नहीं। उस रात जब सभी सो गए, मैं फिर से डेक पर खड़ा हुआ। नवंबर की हवा ठंडी थी, बिल्कुल 1 साल पहले की तरह, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। मैंने उस रात कुछ सीखा जब मैं जल्दी घर आया। मैंने सीखा कि जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, कि विश्वास नाजुक होता है, कि उम्र आपको कमजोर नहीं बनाती, गलत लोगों पर भरोसा करना करता है। लेकिन मैंने यह भी सीखा कि आप विश्वासघात को सहन कर सकते हैं, कि आप सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं और फिर भी किसी को दूर से प्यार कर सकते हैं, कि माफी का मतलब पुनर्मिलन नहीं है, कि वह जीवन जो आप अपने हाथों से बनाते हैं उसे तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक आप उसे जाने नहीं देते। झील मेरे सामने फैली हुई थी, अंधेरी और अंतहीन। मार्गरेट बाहर आईं और हमारे चारों ओर एक कंबल लपेट दिया। तुम्हें किस बारे में सोच रहे हो? उन्होंने पूछा। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैंने कहा। सब कुछ के बावजूद मैं कितना भाग्यशाली हूं। उन्होंने मेरे गाल पर किस किया। मैं भी। हम वहां कुछ समय खड़े रहे, तारे पानी पर प्रतिबिंबित होते हुए देख रहे थे, और 1 साल में पहली बार मैंने शांति महसूस की। घर अभी भी हमारा था, जो जीवन हमने बनाया था वह अभी भी हमारा था, और जेसिका चाहे जो बने, चाहे वह किस रास्ते पर चले, वह केवल उसका होगा। हमने जो महत्वपूर्ण था उसकी रक्षा की, हम जीवित रहे, और कभी कभी यही सबसे बड़ी बात होती है।